नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद टीवी 24। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पे भी हम लगातार खबरें बनाते रहते हैं और आज उसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात दरभंगा के सबसे चर्चित चेहरे जो शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान महज चंद सालों में बनाई है, इंजीनियर सजल यादव आज हमारे साथ वो जुड़े हैं और हम लोग एजुकेशन पर बातें करेंगे उच्च शिक्षा को लेकर के। देखिए है क्या कि मैट्रिक इंटर के बाद विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने करियर को लेकर के कि हम मैट्रिक इंटर के बाद क्या करना चाहिए। और मिसगाइड भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में मिसगाइड हो जाते हैं और वो अपना जीवन का साल 2 साल बर्बाद कर लेते हैं। बाद में जाकर के उनको पता चलता है कि मेरा ये डिसीजन गलत था, मुझे दूसरा निर्णय लेना चाहिए। तो समय लोगों का बर्बाद नहीं हो, इसको लेकर के इंजीनियर सजल यादव ने लगातार पिछले 2-3 सालों से एक मेहनत की, एक प्रयोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक एजुकेशन फेयर लगा रहे हैं पिछले 2 सालों से और उस एजुकेशन फेयर में डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि आते हैं और बच्चों का काउंसलिंग करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपने इंटर किया है तो साइंस कर लिया, आर्ट्स किया, कॉमर्स किया तो साइंस में के बाद क्या हो सकता है, आर्ट्स या कॉमर्स के बाद क्या हो सकता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे आर्ट्स कॉमर्स के बाद निराश होते हैं कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो लेकिन यहाँ ये शिक्षा मेला के माध्यम से बच्चे का काउंसलिंग करवाते हैं और एक सही दिशा देते हैं। तो सबसे पहले सजल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद सर, मेरे ऑफिस में आने के लिए और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। चलिए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। इंजीनियर सजल यादव के बारे में एक और परिचय दे दें कि ये एक कंसल्टेंट भी है, बेहतरीन कंसल्टेंट है, बच्चों को ये सही दिशा दिखाते हैं और अपना एक इनका कार्यालय है जो माई एडमिशन लीड नाम से ये कार्यालय इनका चल रहा है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल आपसे समझना चाहेंगे, बतौर कंसल्टेंट एक बच्चों के जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंसल्टेंट का क्या रोल होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए, सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कंसल्टेंट हर सेक्टर में कंसल्टेंट होता है। मेडिकल सेक्टर में जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, जैसे वो मरीजों का बहुत ही अच्छे से देख रेख सीनियर कंसल्टेंट। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर में, खासकर अपने रूरल एरिया में, जो अपना मिथिलांचल रीजन है, मिथिलांचल में सभी डिस्ट्रिक्ट अभी भी रूरल एरिया में वेल डेवलप नहीं हुए हैं। बच्चे 10th के बाद भी कंफ्यूज जाते हैं, मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ या पॉलिटेक्निक करूँ। उसी तरह 12th के बाद तो 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 10% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। उस केस में एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन काउंसलर का ये रोल होता है कि बच्चे किस सेक्टर से हैं, साइंस से हैं, साइंस में मैथ से हैं कि बायो से, उससे रिलेटेड क्या क्या कोर्सेस है उनको अच्छे से समझाएं, उनका करियर स्कोप क्या है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, उस समय उनके दिमाग में यही चलते रहता है कि मेरा जॉब कैसे लग जाए, वो पैकेज के पीछे भागते हैं। पहले आप प्रोसेस में कोई नहीं ध्यान दे रहा। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, प्रोसेस से मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करोगे, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, देन आप वहाँ कौन कौन सी कंपनीज आती है, रादर देन कि वहाँ कितना का पैकेज मिल गया। क्योंकि जब भी कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है, किसी 1 या 2 स्टूडेंट का पैकेज दिखाया जाता है, उससे मास पता नहीं चलता है। तो हमें ये पता करना चाहिए उस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कॉलेज किस ग्रेड में है, मतलब ग्रेड से मतलब नैक एक्रेडिटेशन क्या है, NIF रैंकिंग क्या है किसी यूनिवर्सिटी का। और कंसल्टेंट का जो रोल होता है, बच्चे के बजट के अनुसार, बच्चे का पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, उसके पेरेंट्स का पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस बजट से डिफरेंट लोकेशन में, किसी एक कॉलेज पे ही फोकस नहीं करना। आप देहरादून हो गया, दिल्ली NCR हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, उसी तरह साउथ इंडिया में आंध्रा है, गुंटूर है, बेंगलोर है। आप बच्चे के बजट के अनुसार, उनका जो पेरेंट्स का पेइंग कैपेसिटी है उसके अनुसार कॉलेज बताइए, ताकि बच्चे ये डिसीजन ले सके कि मेरे पेरेंट्स का पेइंग कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से हम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या कोई भी कॉलेज देखे एक पसंद कर लेते हैं, फिर वो पेरेंट्स से पूछेंगे बजट, फिर आके दूसरा कॉलेज देखेंगे। तो ये बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है कंसल्टेंट को कि आपका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। क्योंकि किसी भी स्टेट, अदर स्टेट में हम जाते हैं तो 15 to 20% ही अदर स्टेट के एडमिशन होते हैं, मतलब बिहार के बच्चे हुए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, अदरवाइज वो सारे काउंसलिंग प्रोसेस से होते हैं। तो ये चीज समझाना कंसल्टेंट का रोल होता है। फिर बच्चा का
जैसे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ पेइंग कैपेसिटी, इसलिए कर रहा हूँ क्यों कभी कभी होता है कि पेइंग कैपेसिटी बच्चा कंसल्टेंट नहीं बताते हैं, कोई मैं किसी का कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो समझ में नहीं आते हैं बच्चा को, पेरेंट्स को, कैंडिडेट के पेरेंट्स को, और वो हाई पेइंग ले जाते हैं, वहां वो कैपेबल नहीं होते हैं, तो 6 मंथ 1 ईयर के बाद वो वापस आ जाता है। जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक स्कीम चलाया हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल 4 लाख का लोन देता है बीटेक में, पॉलिटेक्निक में 3 लाख, हर कोर्स वाइज कैटेगराइजेशन हो गया है। तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है वो लोन पे कॉलेज डिपेंडेंट है, कॉलेज वेट करेगा या आप समय में पैसा दीजिए, जब पैसा आ जाएगा तो आपको वापस कर देगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कैंडिडेट्स और पेरेंट्स को क्लियरली बताना पड़ता है। तो कंसल्टेंट का ही रोल होता है कि उस कॉलेज किस तरह का वो बिहेवियर है पेइंग का, कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे लेगा या बिहार स्टूडेंट कार्ड से पैसे नहीं लेगा, तो आप पेइंग किस तरह इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं या ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना, ये सब जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कंसल्टेंट के लिए। और यही काम ही है कंसल्टेंट का कि आप एक छत के नीचे डिफरेंट लोकेशन के कॉलेज, उसका फी स्ट्रक्चर, उसकी प्लेसमेंट सेल्स के बारे में, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप पेरेंट्स और बच्चों को बताएं ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सके। एक सवाल हम समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपके जरिए समझना चाहते हैं कि आप एक बतौर कंसल्टेंट जो आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप किस तरह के कॉलेज को रिकमेंड करते हैं और किस तरह के कॉलेज में आप आसानी से एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं? देखिए सर, जहां तक प्रोवाइड करने की बात है तो मैं इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकता हूं। बच्चे का परसेंटेजिविटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसका अपना जो सेपरेट एग्जाम होता है या इंजीनियरिंग के लिए जेई या अदर जो भी कोर्सेज है उनका एग्जाम अपेयर होना चाहिए। और जहां तक मेरी बात है, बच्चों के सामने क्या रहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि बच्चे का परसेंटेज क्या है। अगर कोई साइंस का बच्चा, मैथ्स का बच्चा है, वो बीटेक के लिए उसके लिए बजट नहीं है, तो बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स का बजट क्या है। अगर जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं आते हैं कि अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हो या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाह रहे हो तो इतना कॉलेज को मिल जाएगा, आपके फी के बतौर गवर्नमेंट आपको दे देगी, या बैंक लोन भी आप लेते हैं तो 4 लाख तक का विदाउट कोई अंडरटेकिंग आपको बैंक भी लोन दे देती है। लेकिन बिहार के ज्यादातर बच्चे, अपने स्टेट के ज्यादातर बच्चे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि अगर हम पॉलिटेक्निक के लिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक के लिए मैं काउंसिल कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर ये 4 लाख था, बट इस ईयर रिवाइज करके गवर्नमेंट ने 3 लाख कर दिया है। अब किसी भी कॉलेज का फूडिंग, लॉजिंग, एकेडमिक फी 3 लाख नहीं है, किसी का 330 है, किसी का 340 है, किसी का 4 लाख भी है। तो मैं बच्चे को बोलता हूँ देखो ये 3 लाख रुपए तो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा और बाकी जो पैसे हैं आपको इस तरह इंस्टॉलमेंट में देने हैं। अब इस अनुसार अपना सुटेबिलिटी बताइए, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। मैं कोई एक पार्टिकुलर कॉलेज पे फोकस कभी नहीं करता कि पार्टिकुलर कॉलेज में फोकस करें मतलब यानी मैं उनका स्टाफ हूं। मुझे बच्चों को क्राइटेरिया के अनुसार कॉलेज बताना होता है। अब जैसे आपने पूछा किस कॉलेज में, तो आप पैन इंडिया, बंगाल हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली एनसीआर हो, इन सब कॉलेज में हम लोग एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। बच्चे की कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। एक सवाल हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि एडमिशन के दौरान में अभी तकरीबन 2-3 साल से आप एडमिशन का काम कर रहे हैं, एक क्रेज हुआ करता था इंजीनियरिंग में एडमिशन का, लेकिन अभी आपके पास जो इंक्वायरी आते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग में, तो ज्यादातर इंक्वायरी किस रेशियो में, मेडिकल सेक्टर के में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में आ रहे हैं, किस सेक्टर में आपके यहाँ ज्यादा इंक्वायरी है? देखिए बराबर ही है सर। वैसे दरभंगा की बात करें, दरभंगा शुरू से ही, हम लोगों का आकलन है कि अब इंजीनियर एक यू हुआ करता था कि पढ़े लिखे बेरोजगार होते थे, अब इंजीनियर बेरोजगार है, इसको आप नहीं, देखिए मैं बताता हूँ सर, इंजीनियर बेरोजगार है ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी ने इंजीनियरिंग अपने 4 साल में की है, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। बेरोजगार का पैमाना आप क्या सेट करें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ कैंडिडेट, आइदर बॉयज और गर्ल्स, अगर 4 साल में अपनी डिग्री पूरी की है तो वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स कर ले, क्योंकि उसका एनालिटिकल रीजनिंग, थिंकिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, वो सर्वाइवल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना कुछ वो स्वरोजगार जरूर कर लेगा। और जितने भी स्टार्टअप है, आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, बीच में सर इंटरप्ट करेंगे, आपने अभी एक क्रेज चला है चाय वाला, बीटेक चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, एमबीए चाय वाला, उस पर आपका क्या नजरिया है? हाँ सर, नजरिया देखिए, अब अपने देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट करते हैं मैं चाय वाला, तो वो कीवर्ड हो गया है बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, ताकि लोग, उनका कहना है कि रोजगार मिला नहीं इसलिए मैंने इस तरह का, ये गलत बात। देखिए अगर आपके अंदर स्किल है सर तो आपको रोजगार मिलेगा। वो एक हैशटैग जो होता है ना, ऐसे डिजिटल दुनिया में एक हैशटैग होता है जो
बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। लोग मतलब आपकी नजर में जो लोग बेरोजगार है उसमें स्किल नहीं है, ये आप कहना चाहते बिल्कुल जिनके पास स्किल नहीं है आज के डेट में वो बेरोजगार हैं सर। अगर उनके अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एमबीए अगर किसी ने सही से 2 साल में कंप्लीट की होगी, इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट की होगी, वो कभी बेरोजगार नहीं होगा सर। और चाय बेचना या रेस्टोरेंट खोलना यानी उसके पास रोजगार का स्किल है, तब वो खोल रहा है। आप तो किसी बीटेक करके अगर कोई चाय बेचता तो उसको आप क्या कमाने? नहीं सर, वो उसका पैशन होगा कि मैं थोड़ा हाईलाइटेड हूं। देखो आप बीटेक कब करेगा, किसी एमएनसी में, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल में अगर वो जॉब करता है तो उसके पैमाने सर्किल क्या होंगे, वहां के ही लोग होंगे, ज्यादा और कोई उनको नहीं जानेगा। अब कोई चाहता है ना मैं स्वरोजगार करूं, उनको नहीं है, इनकम सोर्स नहीं होगा पेरेंट्स का, तो छोटा सा स्टार्टअप। और जरूरी नहीं है जो बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला है वो बीटेक है, वो एमबीए है, ठीक ना। अभी तक आप जितना भी ये देख रहे हैं उसमें किसी ने उनकी डिग्री नहीं देखी है, वो बस एक कीवर्ड ले लिए। अब जैसे आप बोल रहे हैं बीटेक बेरोजगार हो जाता है, आप कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, वो बैंकिंग सेक्टर हो, एसएससी सेक्टर हो, 100% में 70 to 80% इंजीनियरिंग स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि आज ग्रेजुएट का जो पैमाना है 100 में से 60-70 लोग टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए। अभी बिहार में जो टीचर्स की वैकेंसी हुई थी, आप बोल रहे हैं कि बीटेक खराब है, कंप्यूटर साइंस, ईसी, आईटी से जो बीटेक किया हुआ उसको कोई बीएड करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशलिटी है तो बीएड करना नहीं, वो डायरेक्ट एग्जाम एंट्रेंस दे रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। आप कोई बैंकिंग देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, या किसी भी सेक्टर का आप उठा के देखिए, नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट हो सबसे ज्यादा टेक्निकल हैंड है। मतलब आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो बीटेक का क्रेज घटा नहीं बल्कि वैसे ही बरकरार है। जी, बीटेक क्रेज एकदम नहीं घटा सर। जो बाहर से बीटेक करते हैं अच्छे कॉलेजेस से, बीबीए करते हैं या कोई प्रोफेशनल जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग देखिए कितना शानदार। वो बच्चे किसी भी जगह जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू बेझिझक दे सकते हैं, मतलब किसी भी लाइफ के चैलेंज को इजिली हैंडल कर सकते हैं। और ये एक सरासर, अभी भी मैं आपको फिर से बोलूँ, गलत है कि इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट्स बेरोजगार हो सकता है, ये मैं नहीं मानूंगा। नहीं तो उसका एक कारण भी आपने बताया कि स्किल की कमी होगी, बेरोजगार तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेरे पास एक लंबी सूची है ऐसे बीटेक वालों की जो बीटेक करने के बाद भी उनका कहना है कि मुझे रोजगार मिल रहा है 6,000 का, 7,000 का, 8,000 का मुझे जॉब प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है। तो अब बीटेक हमने सिर्फ 8,000 10,000 की जॉब के लिए थोड़ी ना किया बीटेक, तो वो अपने आप को बेरोजगार माने। बहरहाल सर एक सवाल है, धोखाधड़ी एक शब्द है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं जिसमें इस शब्द का चर्चा ना हो। आपकी कंसल्टेंसी में भी धोखाधड़ी के 2-3 मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला आता है कि फीस यहाँ कंसल्टेंट के द्वारा कुछ और बताया जाता है, कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ फीस कुछ और होता है। दूसरा ये होता है कि जैसे मेन कैंपस बताया जाता है, वहाँ जाकर के सेकंड कैंपस, थर्ड कैंपस में उनको शिफ्ट कराया जाता है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं और कंसल्टेंट पर किस तरीके से लोग भरोसा करें और उसके भरोसे का क्या मापदंड होना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे आपने बताया, ये हर सेक्टर का ड्रॉबैक है और इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सबको कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले इसमें गार्जियन की भी दिक्कत है, खासकर अपने बिहार रूरल एरिया में क्या होता है, जिनका ऑफिस नहीं है, वर्बली बात के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कोई फेस नहीं होता है। कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट या काउंसलर जिनका प्रॉपर ऑफिस एक सेटअप है जहां वो रह रहे हैं, उनके बारे में इंक्वायरी करें और जो भी डाटा वो दे रहे हैं, जो भी डाटा दे रहे हैं, फी स्ट्रक्चर, आप उन पे भरोसा कीजिए। और एक बार कॉलेज का वेबसाइट देखिए, किसी थर्ड पार्टी का वेबसाइट नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी थर्ड पार्टी, बहुत सारे वेंडर्स आईटी में आते हैं, लेकिन आप कॉलेज की वेबसाइट में जाइए और क्रॉस चेक कीजिए। आप फोन मत कीजिए कॉलेज में, लेकिन वेबसाइट में जाइए, क्रॉस चेक कीजिए और फिर अपने काउंसलर को बोलिए, देखिए वेबसाइट पे ये फी दिखा रहा है, आपका ये फी है। कोई भी एडमिशन लेने के बाद हर कॉलेज एक एजुकेशन बोनाफाइड देता है, स्टूडेंट बोनाफाइड जिसे बोलते हैं, या लोन लेटर, किसी को लोन लेना होता है वो मेंशन रहता है, उसमें हर 4 साल का फी मेंशन रहता है। वो जहां से भी आप एडमिशन लेंगे, किसी भी कंसल्टेंट से, मेरे से लें या मेरे किसी भी कलीग के पास, कहीं से भी ले, पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है। कहीं भी एडमिशन लेते हैं ना, हमें हर साल का फी बोनाफाइड में लिखा हुआ मिलता है, उसमें मेंशन, अगर सपोज आपने बोला कि फी चेंज हो जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रियली फी चेंज होता है, बट उस बोनाफाइड में लिखा रहता है फर्स्ट ईयर में 40,000 फी, फॉर एग्जाम्पल 40,000 फी रहेगा, सेकेंड ईयर में 2.5% फी बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर में फिर 2.5% बढ़ जाएगा। तो वो हर चीज एडमिशन लेटर में और बोनाफाइड में मेंशन होता है। और
जो भी एजुकेशन कंसल्टेंट आपको बता रहे हैं, एक बार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक कीजिए। कॉल कहीं फोन लगाने की कहीं कुछ जरूरत नहीं, कोई डाटा देने, आप केवल वेबसाइट चेक कीजिए, अपने कंसल्टेंट को दिखाइए, फिर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए क्या मापदंड सरकार ने या कॉलेज यूनिवर्सिटी ने रखा और बैंक लोन के लिए क्या रखा है? देखिए सर, सबसे पहले बिहार सरकार का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट 7 निश्चय में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉलेज मिनिमम NAC A ग्रेड होना चाहिए और यूनिवर्सिटी NIF रैंकिंग होनी चाहिए 200 फ्रेमवर्क में। और किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अगर NAC A NIF नहीं है तो कोर्स NBA होना चाहिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कोर्स होता है NBA। और पैमाना ये है इस लोन अप्लाई करने का कि बिहार से लास्ट क्वालिफिकेशन यानी 12th होना चाहिए और बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, बिहार स्टूडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और मात्र लड़कों के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट, लड़कियों के लिए 1% सिंपल इंटरेस्ट देना होता है। और बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, गवर्नमेंट ने और भी अपने डिफरेंट रैली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है जब जॉब लग जाएगा तभी पेमेंट देना। और ये एक लोन सुविधा है, ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ये भ्रम जरूर फैलाया जा रहा है निःशुल्क। ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक लोन सुविधा है, बच्चे को अपना कैरियर बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप है। और मैंने बता दिया क्या उसकी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। और थोड़ा समय लूंगा, कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेज नए के हैं लेकिन वो बिहार स्टूडेंट कार्ड नहीं लेते हैं क्योंकि इनका लेंदी कुछ प्रोसेस होता है, लेंदी नहीं बोले कुछ प्रोसेस होता है इंटरनली, तो बहुत सारे कॉलेज उसको फॉलो नहीं करते। वो बोलते हैं आप पैसा दो आप पढ़ो। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो NAC A है NIRF में, उनको पता है इस स्टेप वाइज, तो बच्चों को हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं DRCC लिस्ट में हर कोई बिहार स्टूडेंट कार्ड ले लेता है। आपको अपने एजुकेशन काउंसलर कंसल्टेंट से पूछना होगा ये कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि लिस्ट में देखे उस कॉलेज में नाम एडमिशन ले लिए। और एजुकेशन लोन बैंक से वो पेरेंट्स के ITR पे डिपेंड करता है सर। कभी ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए किसी बच्चों के साथ कि उन्होंने एडमिशन किसी और कोर्स में लिया हो और 6 महीना साल भर के बाद भी अपने कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, फिर वो आपके गार्जियन आपके पास आते हैं, फिर क्या करते हैं आप? सर देखिए, अगर कोई कोर्स चेंज करना हो तो स्टार्टिंग से ही प्रोसेस होता है। फिर बच्चा का वो साल भर 6 महीना पूरा बर्बाद, मतलब पूरा 1 ईयर बर्बाद हो जाता है। अगर हाँ ब्रांच कोई ले लिए हैं आप, अगर इंजीनियरिंग की बात करें, ब्रांच इलेक्ट्रिकल ले लिए हैं, उसे सिविल कराना है और फर्स्ट ईयर में अगर कैप उसकी एलिजिबिलिटी है, टर्म्स कंडीशन ये है कि फर्स्ट ईयर में आप ऑल क्लियर होना चाहिए और सेकेंड ईयर में ट्रांसफर के लिए उतने सीट्स खाली होने चाहिए। तो ये इंटरनल पॉलिसी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। ये तो इंजीनियर सजल यादव, ये कंसल्टेंट है और इनके कंसल्टेंसी का जो ऑफिस का नाम है माई लीड एडमिशन, माई एडमिशन लीड। और पिछले 2-3 सालों से मेरे हिसाब से ये बच्चों को कई जगहों पे इन्होंने एडमिशन कराया, सफलतापूर्वक बच्चे पढ़ भी रहे हैं। खुल करके इन्होंने कंसल्टेंसी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति थी बहुत सारे लोगों की, उस पर इन्होंने मुखर होकर के तमाम बातें रखी। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने जो कंसल्टेंसी ऑफिस है उसके लिए आप अगर कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मेरा एक यही सर अनुरोध है कि जो भी बच्चे अभी 12th पास किए हैं वो आए मेरे ऑफिस से। मेरा ऑफिस भैरवपट्टी में है, नियर सुधा मेडिकल हॉल। और पेरेंट्स भी आए और अपने बच्चे को साथ लेके आए और पूरी जानकारी लें, उसके बाद डिसीजन लें। और मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आज के डेट में प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स बच्चे कैरियर के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे स्किल डेवलपमेंट होता है और एक कैरियर को नई ऊंची उड़ान मिलती है। उसी तरह जो ग्रेजुएशन पास हो गए बच्चे और अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं वो MBA कर ले। MBA करना अच्छे कॉलेज से करे, हमारे पास आए, अच्छे कॉलेज हम ऑप्शन देंगे और MBA करके अपने कैरियर को एक नई ऊंची उड़ान दे। कि ऐसा नहीं कि आप भटक रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया जनरल कंपटीशन में केवल भटक रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी पेरेंट्स से अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि वो स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे। स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स से ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमसे बात करने के लिए निकाला। ये थी इंजीनियर सजल यादव। फिर कोई नई शख्सियत के साथ फिर आपसे हम मुलाकात करवाएंगे और बातें करेंगे। तब तक की हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।